इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। प्रलय जैसे ही हॉस्पिटल से सबके साथ अंदर की तरफ आया, पंखुड़ी तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर रूम में चली गई। जबकि वो ना जाने कब से प्रलय का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो 1 मिनट भी वहां पर नहीं रुकी। सृष्टि और प्रलय आपस में बातें कर रहे थे। सृष्टि अब प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, अब अंदर आपके रूम में चलें या फिर आपको अपनी प्यारी बहू रानी के पीछे पीछे उसके रूम में जाना है। प्रलय हल्का सा मुंह बनाकर बोला, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन टूटी फूटी हड्डियों के साथ दिक्कत मुझे ही होगी, इसलिए मैं तो बस अपने ही रूम में जाऊंगा। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया था और सृष्टि हंसने लगी थी। पंक्ति सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, जैसे अब पंखुड़ी भाभी के बिना ससुर जी को अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो मुझे भूल जाते तो क्या वो मुझे भी यूं ही याद करते? सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं। एक्चुअली तुम्हारी नहीं, मुझे तो भगवान से पूछना चाहिए कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि मुझे दिमाग बंद वाली बहुएं मिली हैं। अगर तुम लोगों के दिमाग पर एक आध ढक्कन लगा होता तो मैं खोल देती ताकि तुम्हारा दिमाग काम करने लगे, लेकिन ढक्कन तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। उसकी बात पर पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसने कौन सी बेवकूफ़ी की। सृष्टि अपनी बात कहकर प्रलय के पीछे पीछे अपने रूम में चली गई। अब पंक्ति आश्रय की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी, जैसे उससे पूछ रही हो कि अब उसने क्या बेवकूफ़ी की। तो आश्रय मुस्कुराया और बोला, तुम सच में बहुत मासूम हो पंक्ति। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं दो दो बच्चों को कैसे संभालूंगा। तुम खुद सोचो, अगर डैड सच में पंखुड़ी भाभी को भूल जाते तो अभी वो उन्हें याद ही क्यों करते? जब उन्हें पंखुड़ी भाभी याद ही नहीं तो उनकी याद भी उनके दिमाग में क्यों आती? अगर वो उन्हें मिस कर रहे हैं, इट मीन्स उन्हें पंखुड़ी भाभी के बारे में सब कुछ याद है। वो बस पंखुड़ी भाभी को परेशान कर रहे हैं। पंक्ति ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रखा। उसका छोटा सा दिमाग ये बात तो समझ ही नहीं पाया। आश्रय हंसा और बोला, बेवकूफ़ कहेंगी। पंक्ति मुंह बनाते हुए बोली, आप तो बेवकूफ़ मत कहिए आश्रय जी, ज़रूरी तो नहीं हर इंसान का दिमाग आपकी तरह चले। और वैसे भी मैं दिमाग क्यों चलाऊं? ऑलरेडी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चलाना। जो चलाना है आप ही चलाइए। ये बोलकर वो अंदर अपने रूम की तरफ बढ़ गई और उसकी बात पर अब आश्रय हंस रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, थैंक गॉड डैड को कुछ नहीं हुआ और वो अब पूरी तरह से ठीक हैं, वरना कल की रात तो सच में बहुत बुरी थी। ये बोलते हुए उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेशक से सो नहीं करता था, लेकिन जितना प्यार प्रांस प्रलय से करता था उतना ही प्यार आश्रय भी प्रलय से करता था। और सिर्फ आश्रय प्रलय से ही नहीं, बल्कि राणा मेंशन का हर एक सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर नाराज़गी चल रही थी। पंखुड़ी जैसे ही ऊपर रूम में आकर बेड पर बैठी, प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अभी बस नीचे ही आ रहा था। डिनर का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा मैं ही नीचे आ जाऊं, उसके बाद हम डैड से मिलने चलेंगे। ये बोलते हुए प्रांस ने अपना फ़ोन ऑन किया। उसने तो काफ़ी टाइम से अपना फ़ोन भी ऑफ कर रखा था। पंखुड़ी धीमी सी आवाज़ में बोली, मुझे नहीं जाना डिनर के लिए नीचे। अगर आपको जाना है तो आप चले जाइएगा। प्रांस को उसकी बात पर लगा कि शायद वो प्रलय की वजह से उदास है, कि प्रलय को याद नहीं, इसलिए अब वो उसके पास आया और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, इट्स ओके हॉस्पिटल, अगर डैड को तुम याद नहीं हो तो क्या हुआ, एक आध दिन में तो तुम उन्हें याद आ जाओगी। तुम प्लीज़ ऐसे उदास मत हो। पंखुड़ी ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और बोली, वो बात नहीं है जान, बस मेरा यूं ही डिनर के लिए नीचे जाने का मन नहीं। प्रांस आगे कोई और सवाल करता उससे पहले ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा, क्योंकि अब उस पर नेटवर्क वगैरह आ गए थे और उसे मैसेज रिसीव हो रहे थे। और उस पर एक मैसेज हॉस्पिटल का भी था। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए वो मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था कि प्रलय को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोला, ये क्या, डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया? लेकिन कब?
ओ गॉड, मेरा तो फ़ोन ही स्विच ऑफ था। पर डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई उन्हें डिस्चार्ज करने की? अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं। अभी वो बोल ही रहा था कि पंखुड़ी धीमी सी आवाज़ में बोली, हाँ ससुर जी और सासू माँ दोनों घर पर आ चुके हैं। वो अभी अभी ही घर पर आए हैं। अगर आपको ससुर जी से मिलना है तो आप उनके रूम में जा सकते हैं। मैं तो बिना उनसे मिले ही हमारे रूम में आ गई, क्योंकि जब उन्हें मैं याद ही नहीं हूँ तो मैं उनके पास जाकर भी क्या करूँगी? फ्रांस को अब जाकर उसके मायूस होने का कारण समझ आया। उसका एक पल के लिए तो यही मन कर रहा था कि वो पंखुड़ी को सब कुछ बता दे कि कैसे उसके ससुर जी उसके साथ खेलने में लगे हुए हैं। उन्हें पंखुड़ी अच्छी तरह से याद है, लेकिन वो बस ड्रामा कर रहे हैं। पर तभी पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पर कोई बात नहीं जान, मैं ससुर जी को याद नहीं दिलाऊंगी कि मैं कौन हूँ, बल्कि उन्हें खुद याद आएगी कि मैं कौन हूँ। और इस तरह से याद आएगी कि वो बेशक से सबको भूल जाएं, लेकिन मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। उसकी बात पर फ्रांस भी उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। अब तो उसे भी कन्फर्म हो गया था कि ज़रूर पंखुड़ी के दिमाग में कुछ चल रहा है। फ्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों डिनर ऊपर ही कर लेंगे, लेकिन मैं एक बार डैड से मिल आऊँ, देख आऊँ कि वो ठीक तो है ना। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फ्रांस अब अपने रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए सीधा प्रलय के रूम में आया। बाहर रागिनी डिनर लगवा रही थी। फ्रांस ने उसे बोल दिया था कि पंखुड़ी और वो दोनों अपने रूम में ही डिनर करेंगे। फ्रांस प्रलय के रूम में आया। प्रलय जो बेड पर लेटा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा हल्का सा खुला और फ्रांस अंदर आया, प्रलय ने भी दरवाजे की तरफ देखा। फ्रांस तो अंदर आ चुका था, लेकिन प्रलय की नज़रें अभी भी दरवाजे पर ही थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर देखकर सृष्टि की हंसी एक बार फिर से छूट गई। फ्रांस भी प्रलय की नज़रों का मतलब समझ गया। वो तुरंत बोला, नहीं आई वो, और मुझे लगता है ना ही वो आएगी। प्रलय मुंह बनाते हुए बोला, तो तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी का इंतज़ार कर रहा हूँ? अपनी आफत तुम अपने पास ही रखो, मुझे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही दरवाजे की तरफ देख रहा था कि कहीं से कोई सर्वेंट डिनर के लिए बुलाने तो नहीं आई। एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से दलिया खिचड़ी खाकर अब मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ है और मुझे कुछ अच्छा खाना है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं डाइनिंग टेबल पर ही डिनर करूँगा। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, आप डाइनिंग टेबल पर ही डिनर कीजिएगा, क्योंकि मैं और पंखुड़ी तो वैसे भी अपने रूम में डिनर करने वाले हैं। वो कहती है कि अगर उसके ससुर जी को वो याद ही नहीं है तो वो उनके सामने भी जाकर क्या करे। प्रलय अब झट से बोला, हद है, अगर मुझे वो याद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो भी अब चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाए। कम से कम मुझे खुद को याद दिलाने की कोशिश तो करे। ज़्यादा नहीं तो किचन में पड़ी हुई भिंडी हिलाकर मेरे सामने रख दे और बोले कि हाँ ये हूँ मैं। क्या पता फिर मैं बोल दूँ कि हाँ वो मुझे अच्छे से याद आ चुकी है। उसकी बात पर फ्रांस हंसा और बोला, अब वो सब तो आपकी प्यारी बहू रानी जाने, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर मुझे आप ये बताइए कि आप इतनी जल्दी हॉस्पिटल से क्यों आ गए? अभी आपको 2-3 दिन वहाँ पर रहना चाहिए था। सृष्टि तुरंत बोली, इनकी प्यारी बहू रानी के बिना मन जो नहीं लग रहा था। वो हॉस्पिटल से आई तो ये भी उसके पीछे पीछे घर चले आए, और यही थे वो जो मुझे टोंट मार रहे थे कि क्यों मैं अपनी बहू के पीछे पीछे उसके मायके में जाकर रहने लगी। अरे मेरी पंखुड़ी तो है ही ऐसी, उसके बिना कहाँ ही मन लगता है। फ्रांस तुरंत बोला, आपकी नहीं मेरी। ये बोलकर अब वो एक नज़र उन दोनों को देखकर वहाँ से चला गया, और उसके चेहरे पर इस वक्त एटीट्यूड झलक रहा था। एटीट्यूड हो भी कैसे ना, सच में पंखुड़ी उसकी ही तो थी, और जिसकी पंखुड़ी जैसी बीबी हो उसका इतना सर गुरूर करना तो बनता है। बेशक से पंखुड़ी चंट चालाक नहीं थी, लेकिन हद से ज़्यादा प्यारी थी। फ्रांस अब ऊपर की तरफ आया। उसके पीछे पीछे ही एक सर्वेंट भी थी जो उन दोनों के लिए खाना लेकर आ रही थी। जैसे ही फ्रांस अंदर की तरफ आया, पंखुड़ी जो बिस्तर पर बैठी थी वो तुरंत अपनी जगह से उठी और फ्रांस के पास आकर बोली, ससुर जी ने आपसे कुछ पूछा क्या? फ्रांस ने अजीब से एक्सप्रेशंस बनाए और बोला, नहीं तो, कुछ भी तो नहीं पूछा। क्यों, उन्हें मुझे कुछ पूछना चाहिए था क्या? पंखुड़ी एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन शायद उन्हें बिजनेस की टेंशन हो रही होगी, तो मुझे लगा कि उन्होंने आपसे बिजनेस के बारे में कुछ पूछा होगा और फिर आप उन्हें समझाएंगे कि ये वक्त बिजनेस के बारे में सोचने का नहीं है, उन्हें बस रेस्ट करना चाहिए। फ्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला,
रेस्ट तो फिलहाल मेरी जान तुम्हें भी करना चाहिए, लेकिन आज तुम रेस्ट नहीं कर पाओगी क्योंकि कल की रात हम दोनों ने हॉस्पिटल में बिताई थी, जहां मैंने तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। लेकिन अब आज की रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी का चेहरा लाल हो रहा था। उसे अपने गाल भी गर्म होते हुए महसूस हो रहे थे और अब प्रांस उस पर झुकने लगा। लेकिन तभी सर्वेंट दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई तो पंखुड़ी तुरंत पीछे की तरफ हट गई। उस सर्वेंट ने प्रांस और पंखुड़ी के लिए खाना लगाया और फिर वहाँ से चली गई। प्रांस पंखुड़ी को लेकर सोफे पर आया तो पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है जान, और इसमें अचार तो है ही नहीं, तो क्या मैं नीचे अचार लेने जाऊं? प्रांस उसकी तरफ देख रहा था। वो जल्दी से बोला, तुम यूं ही बोल रही हो या फिर तुम्हारा सच में खट्टा खाने का मन कर रहा है रोशपीटल? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, अब मेरे पेट का तो कोई मुंह भी नहीं है जान, वरना मैं उसे बोल देती कि वो अपने मुंह से बोल दे कि उसका खट्टा खाने का मन कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सच में कुछ खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। ये बोलकर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर अपने होठों पर गोल घुमाई। प्रांस तो उसकी तरफ देखता ही रह गया, लेकिन वो पंखुड़ी से कुछ कहता उससे पहले ही पंखुड़ी अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर निकल गई। प्रांस ने अब एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे इसे बिना बताए ही टेस्ट करने होंगे, वरना ये पक्का तूफान ले आएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी डर झलक रहा था। पंखुड़ी डेंजरस नहीं थी, लेकिन फिर भी हर कोई उससे डरता था। वहीं पंखुड़ी अब नीचे आई और आते ही सीधा किचन में नहीं गई, बल्कि अपनी सासू माँ और ससुर जी के रूम में आई। उसने दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया और बोली, सासू माँ। सृष्टि ने तो दरवाजे की तरफ बाद में देखा। पहले तो प्रलय की नज़रें दरवाजे की तरफ घूम गई थी। वो पंखुड़ी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन पंखुड़ी ने एक नज़र उसे देखकर अपना चेहरा सृष्टि की तरफ घुमा लिया और मासूमियत से बोली, मुझे यहाँ पर आना तो नहीं चाहिए था सासू माँ, क्योंकि ससुर जी को मैं याद नहीं। ऐसे में मुझे देखकर उन्हें प्रॉब्लम होती, लेकिन वो क्या है ना, मुझे अचार का डब्बा नहीं मिल रहा था। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो ना अचार का डिब्बा ढूंढने में। सृष्टि ने भी उसे घूर कर देखा। उसे भी शक होने लगा था कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उठी और पंखुड़ी के साथ बाहर जाने लगी। प्रलय जल्दी से पंखुड़ी की तरफ देखकर बोला, वैसे इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर वक्त बिता सकती हो। आई मीन मेरे साथ नहीं तो अपनी सासू माँ के साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। क्या पता इसी बहाने मुझे भी तुम याद आ जाओ। पंखुड़ी जल्दी से बोली, नहीं ससुर जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए आप बहुत खास हैं और मैं आपको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, इससे बेहतर है कि मैं आपसे दूर ही रहूं। और मैंने तो अब एक फ़ैसला भी लिया है, पर फिलहाल उसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। उसके बारे में हम कल ही बात करेंगे। और आप सासू माँ प्लीज़ मुझे अचार दे दो ना। सृष्टि का तो दिल अब धक धक करने लगा था कि पता नहीं पंखुड़ी ने क्या ही फैसला लिया होगा। वो नन्ही सी जान कहीं कुछ ज़्यादा ही टेंशन ना ले जाए। उसने घूर कर प्रलय की तरफ देखा। प्रलय का चेहरा भी अब लटका हुआ था। पंखुड़ी के साथ सृष्टि अब बाहर की तरफ आई। वो जैसे ही किचन में आई उसकी नज़र सामने ही काउंटर पर गई, जहाँ पर अचार का डब्बा रखा हुआ था। अगर कोई अंधा भी किचन में आए तो उसे अचार दिख जाए, लेकिन यहाँ पंखुड़ी को अचार नहीं दिखा। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो बहाना बना रही है? ये सोचते हुए वो पंखुड़ी को तिरछी नज़रों से देख रही थी। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, मुझे लगता है अचार का डिब्बा पंक्ति के पास था और वो अभी अभी इसे यहाँ पर रख कर गई है। क्या पता उसका अचार खाने का मन कर रहा हो तो वो अपने साथ पूरा डब्बा ही ले गई हो। ये बोलते हुए उसने अब जल्दी से अचार का डिब्बा खोला और उसमें से थोड़ा सा अचार अपनी कटोरी में निकालने लगी। सृष्टि उसके पास आई और बोली, वैसे तुम किस फैसले की बात कर रही थी पंखुड़ी? पंखुड़ी मायूसी से बोली, हाँ सासू माँ, मैंने फैसला लिया है एक, लेकिन उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, पर कल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये बोलकर अब वो अपना अचार लेकर वहाँ से चली गई। सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए अब सीधा अपने रूम में आई और प्रलय को घूरने लगी। प्रलय तुरंत बोला, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही है। सृष्टि गुस्से से बोली, लेकिन उसे सोचने पर मजबूर तो आप ही कर रहे हो ना। छोटा सा तो दिमाग है उसका। अगर उस छोटे से दिमाग में उसने कुछ गलत सोच लिया तो मैं आपको पहले बता रही हूँ डिस्ट्रॉयर। अगर पंखुड़ी ने कोई ऐसा वैसा फैसला लिया जो मुझे सही नहीं लगा
तो फिर एक फैसला मैं भी लूँगी और वो फैसला होगा आपको डिवोर्स देने का। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गई और प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। एक बार फिर से उसकी बीबी उसे उसकी बहू की वजह से धमकी दे रही थी, लेकिन इस बार गलती पंखुड़ी की नहीं थी। इस बार तो उसने ही रायता फैलाया था और अब वो चाहकर भी उस रायते को समेट नहीं पा रहा था। वो मन ही मन बोला, इससे पहले कि पंखुड़ी कोई बवंडर करे मुझे उसे रोकना पड़ेगा, वरना दवाइयों के साथ साथ मुझे गालियाँ भी खानी पड़ जाएगी। ये बोलकर अब वो भी वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में वो और सृष्टि दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अचार के बहाने की वजह से नीचे जरूर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने अचार नहीं खाया था। इतना तो उसने बाकी खाना नहीं खाया था जितना अचार खा लिया था। वो अपनी उंगलियों से अचार चाट रही थी और उसे यूं अचार खाते हुए देख प्रांस अपना खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें और भी कुछ अजीब फील हो रहा है क्या? पंखुड़ी ने अपनी उंगली चाटते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, अजीब? कैसा अजीब जान? प्रांस थोड़ा झिझकते हुए ही बोला, मतलब वीकनेस सा फील हो रही है क्या तुम्हें, या फिर कुछ और तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा हो, या फिर तुम्हें नींद ज़्यादा आ रही हो, या फिर नींद बिल्कुल नहीं आ रही हो, कुछ ऐसा? पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जान, मुझे आजकल ना रात को नींद आती नहीं। वो तो आप सोने भी नहीं देते, लेकिन आपको याद है ना कैसे मैं पहले आपके प्यार करने से पहले ही सो जाती थी, बेशक से आपका कितना ही मूड क्यों ना हो। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्यों मुझे रात को नींद आती ही नहीं है और सुबह मेरी आंख नहीं खुलती। उसकी ये बात सुनकर प्रांस के दिमाग में मॉर्निंग सिकनेस घूमने लगी, जो प्रेग्नेंट गर्ल्स का होना बहुत नॉर्मल था। पंखुड़ी अब एक बार फिर से बोली, और मेरा ना कुछ दिनों से अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, लाइक रात को कभी गोलगप्पे, कभी मोमोज, कभी नूडल्स मेरे सपने में आते हैं, पर आप मुझे सपने में भी नहीं खाने देते और रियल में भी नहीं खाने देते। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से मुंह बनाया। फ्रांस को अब अपना शक और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ नजर आने लगा। वो अपना खाना बीच में ही छोड़कर अपनी जगह से उठा और बोला, तुम एक काम करो, अपना खाना फिनिश करो, मेरा अभी कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, तो मैं बस अभी 5 मिनट में आता हूँ। पंखुड़ी कुछ कहती उससे पहले ही फ्रांस रूम से बाहर चला गया। पंखुड़ी अब एक बार फिर से अचार से भरी हुई अपनी उंगलियां चाटने लगी थी। वहीं फ्रांस सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया और सीधा गार्डन एरिया में चला गया। वहां जाकर उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर लगभग से नींद में जा चुका था, लेकिन अब फ्रांस के फ़ोन पर वो तुरंत उठा और उसने कॉल रिसीव किया। सामने से फ्रांस ने पूछा, मुझे अपनी बीवी को बिना बताए उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, कैसे करूं? डॉक्टर हैरानी से सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए बोला, इस वक्त? फ्रांस तुरंत बोला, नहीं, 5-7 जन्म बाद कर लूँगा। अगर मैंने तुम्हें इसी वक्त कॉल किया है तो इसी वक्त करना होगा। जल्दी से बताओ मुझे कि अपनी बीवी को बिना बताए प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर भी अब सोच में पड़ गया। यूरिन टेस्ट में तो उसे पंखुड़ी का सैंपल लेना पड़ता और बताना भी पड़ता कि वो उसका टेस्ट क्यों करवा रहा है, और ऐसा ही बाकी के टेस्ट में भी होने वाला था, चाहे बेशक से वो ब्लड टेस्ट हो या कुछ भी। लेकिन ब्लड टेस्ट उसे बेहोश करके भी लिया जा सकता था। वो तुरंत बोला, उसके लिए आपको अपनी बीबी का ब्लड लेना पड़ेगा। फ्रांस गुस्से से बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, अपनी जुबान को संभाल लो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी हॉस्पिटल का ब्लड लूँगा? सीरियसली, मैं तुम्हें ना जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर ही डॉक्टर को हार्ट अटैक आने जैसा हो गया था। ये वही डॉक्टर था जिसने प्रलय का भी ट्रीटमेंट किया था, और उसी ने पंखुड़ी को आइडिया दिया था कि वो कैसे प्रलय को अपनी याद दिला सकती है। अब वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, एक तरीका और है, लेकिन वो थोड़ा अजीब हो सकता है। फ्रांस एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम बस तरीका बताओ, अजीब है या नहीं वो मैं खुद देख लूँगा। डॉक्टर जल्दी से बोला, आपको आपकी बीबी का यूरिन सैंपल लेना पड़ेगा। फ्रांस तुरंत बोला, पहले तुम ये बताओ तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने? डॉक्टर तुरंत बोला, पढ़ लिख कर बना हूँ। फ्रांस दांत पीसते हुए बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी डिग्री और तुम्हें एक साथ फाड़ दूँ, मुझे कुछ ढंग का तरीका बताओ, वरना। डॉक्टर जल्दी से बोला, तो फिर अल्ट्रासाउंड। फ्रांस अब हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरी बीबी का अल्ट्रासाउंड तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन मैं ज़रूर करूँगा और बहुत जल्दी करूँगा। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
वो अब मुंह बनाते हुए बोला, मैं ये सब पंखुड़ी के साथ कैसे कर सकता हूँ, कितनी सॉफ्ट है वो, उसका ब्लड, नो वे, मैं उसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। पर अगर प्रेगनेंसी हुई तो उसे बहुत पेन भी होगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो ऑपरेशन। नहीं नहीं, अब तो मुझे प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं उसे बेबी नहीं रखने दूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सच में पंखुड़ी के लिए डर झलक रहा था और वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। इतना सारा अचार खाने के बाद अब वो गहरी नींद में जा चुकी थी। फ्रांस एक दो सिगरेट पीने के बाद अपने रूम में वापस आया, ये सोचकर कि वो पंखुड़ी को बहुत सारा प्यार करेगा, लेकिन आते ही उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो आराम से सो रही थी। वो तुरंत बोला, अभी तो ये बोल रही थी कि इसे नींद नहीं आती और अब देखो कैसे सो रही है। पर प्रेगनेंसी में तो सच में नींद नहीं आती ना, मतलब मेरी रोस्पिटल प्रेग्नेंट नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली और मुंह बनाते हुए बोली, कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है जान। प्रांस तुरंत उसके पास आया और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, क्या अजीब लग रहा है रोस्पिटल। पंखुड़ी ने अपना लोअर लिप बाहर की तरफ निकाला और फिर अचानक से ही अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। फ्रांस के होश उड़ गए। इतनी जल्दी तो पंखुड़ी वॉशरूम नहीं भागी थी जितनी फास्ट अब उसकी हार्ट बीट हो चुकी थी। पर फिलहाल वो खुद को संभाल कर तुरंत अपनी जगह से उठा और वॉशरूम की तरफ आया। पंखुड़ी वॉशरूम में वोमिट किए जा रही थी। फ्रांस ने उसे संभाला, उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसने खुद से पंखुड़ी का मुंह अच्छे से धुलवाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना रोस्पिटल। पंखुड़ी ने अपना चेहरा मासूमियत से हाँ में हिलाया और बोली, ठीक हूँ जान, लेकिन बहुत गंदा फील हो रहा है। प्लीज़ आप मुझे कुछ खिला दीजिए ना जिससे मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाए। यहाँ पर बहुत गंदा गंदा लग रहा है। ये बोलते हुए वो अपनी गर्दन को सहला रही थी। ओमिट की वजह से उसे सच में बहुत अजीब फील हो रहा था। फ्रांस ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें चॉकलेट खिला देता हूँ। ये बोलकर अब उसने पंखुड़ी को अपने सीने से लगा लिया। कुछ तो पंखुड़ी थी ही बच्चों की तरह और कुछ फ्रांस अब उसे और भी ज़्यादा बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। वो पंखुड़ी को लेकर बाहर आया, उसने उसे बिस्तर पर बिठाया और फिर सच में उसे चॉकलेट दी, जो चॉकलेट अब पंखुड़ी आराम से एंजॉय कर रही थी। फ्रांस ने एक गहरी सांस ली, उसने अपने कपड़े रिमूव किए और फिर आकर पंखुड़ी की बगल में लेट गया। पंखुड़ी भी चॉकलेट खाने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे लेट क्यों गए जान, मेरा मतलब है हम दोनों। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों सोना नहीं है क्या, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोऊंगा। उसकी बात पर पंखुड़ी तुरंत उसके सीने में सिमट कर लेट गई और धीमी सी आवाज़ में बोली, मेरा मतलब किसी और चीज़ से था। आपने कहा था कि आज पूरी रात आप मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन आप तो सोने की बात कर रहे हो। फ्रांस उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पंखुड़ी हैरानी से बोली, मुझे क्या हुआ है। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, अभी अभी तुम्हें वोमिट हुई थी ना, तो तुम आज का दिन रेस्ट करो, मैं आज तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। पंखुड़ी मुस्कुराई और उसके गाल को चूमकर बोली, आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं जान। फ्रांस ने भी उसके माथे को चूमा और बोला, बहुत ज़्यादा। पंखुड़ी ने अब मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और फ्रांस उसकी तरफ देखने लगा। पहले वो श्योर होना चाहता था कि पंखुड़ी प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि जब तक वो इस बात को लेकर कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक उसके दिल को चैन नहीं पड़ने वाला था। पंखुड़ी तो अपनी आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चली गई थी, लेकिन फ्रांस ना जाने कब तक पंखुड़ी की प्रेगनेंसी के बारे में सोचता रहा और फिर लगभग से 1 डेढ़ घंटे बाद उसे नींद आई। सुबह का वक्त। आश्रय और पंक्ति दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। पंक्ति अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी और आश्रय की अब आंखें खुली। उसने पंक्ति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने होठ रखा और बोला, गुड मॉर्निंग मिस इनोसेंट। ये बोलकर उसने अब अपना चेहरा पीछे की तरफ उठाया और फिर बिस्तर से उठ गया।
पंक्ति को मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए वो 8:30 बजे से पहले उठती नहीं थी, पर आश्रय को जिम जाना होता था तो वो पहले ही उठ जाता था। बिस्तर से उठकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम से निकलकर वो अब अपने जिम एरिया की तरफ जा चुका था। थोड़ा वक्त और बीत गया और अब सुबह के तकरीबन 9 बजे प्रांस की आंखें खुली। उसके कानों में पंखुड़ी की चूड़ियों की खनक गूंज रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद टूटी। उसने आंखें खोलते ही अपने बगल में देखा जहां से पंखुड़ी गायब थी, और अब उसकी नज़र तुरंत सामने ड्रेसिंग की तरफ गई जहां पंखुड़ी तैयार होकर खड़ी थी। उसने इस वक्त लाइट पिंक कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रांस पहले तो उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा ही यही था। वो सोकर उठे और उसकी नज़र सीधा पंखुड़ी पर जाए, जहां वो एकदम तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हो। कलाइयों में भरी हुई चूड़ियां, खूबसूरत सी साड़ी, चेहरे पर सिंगार और होठों पर मुस्कुराहट। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और बोला, तुमने मुझे उठाया नहीं रोज पीटल। पंखुड़ी उसकी तरफ घूमी और बोली, वो मुझे लगा आप रात को लेट सोए होंगे तो अभी तक आपकी नींद नहीं पूरी हुई होगी, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। गुड मॉर्निंग जान। प्रांस ने अपने हाथों को फैलाया तो पंखुड़ी हल्का सा शर्माते और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके पास आई। प्रांस ने उसे अपने गोद में लिया और बोला, लेकिन अगर तुम मुझे उठाती तो मैं तुम्हें अच्छे से प्यार कर पाता। अब तो तुम पूरी तरह से रेडी हो गई हो। अगर अब मैं तुम्हें प्यार करूँगा तो ये तुम्हारा सारा मेकअप बिगड़ जाएगा ना। पंखुड़ी अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा कर बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, कोई बात नहीं, आप खराब कर दीजिए, मैं दोबारा ठीक कर लूँगी। अगर आपका मुझे प्यार करने का मन है तो आप कर लीजिए। ये बोलकर उसने उसके नाक से अपना नाक रगड़ा, और अब भला प्रांस खुद को कैसे ही रोकता। उसने भी पंखुड़ी के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर उसे किस करना शुरू कर दिया। ना ही उसने ब्रश किया था और ना ही वो वॉशरूम तक गया था, पर पंखुड़ी को प्यार करना तो जैसे उसके दिन की शुरुआत थी। पंखुड़ी भी उसे हल्का हल्का रिस्पॉन्स दे रही थी। उसने अपने हाथों को प्रांस के कंधे पर कस दिया था। प्रांस ने भी उसे तकरीबन 5 मिनट यूं ही प्यार से किस किया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी ने अब अपनी पलकों को हल्का सा झुकाया हुआ था। प्रांस के तन बदन में हलचल हो रही थी। उसका मन तो पंखुड़ी को अच्छे से प्यार करने का कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से प्रेगनेंसी वाली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम कुछ वक्त इंतज़ार करो, इतने में मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलेंगे। प्रांस की बात पर पंखुड़ी झट से बोली, मुझे आपको अपने फैसले के बारे में भी बताना है जान, लेकिन अभी नहीं, पहले आप रेडी हो जाइए, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा था। अब तो उसे भी पंखुड़ी थोड़ी सीरियस लगने लगी थी। वो उसे बताना चाहता था कि प्रलय उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन कहीं पंखुड़ी का दिल ना टूट जाए। इस बात पर अब वो चुप रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वॉशरूम में चला गया। लेकिन अब वो प्रलय से बात करने वाला था कि वो उसकी बीवी को परेशान करना बंद करे और चुपचाप उसे बता दे कि वो उन्हें अच्छे से याद है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उससे पहले ही पंखुड़ी बम फोड़ने वाली है। वहीं तकरीबन 15-20 मिनट में प्रांस वॉशरूम से बाहर निकला। उसने इस वक्त अपनी कमर पर टॉवेल लपेटा हुआ था। पंखुड़ी जो बेड पर बैठे इंस्टाग्राम चला रही थी, वो उसकी तरफ देख रही थी। प्रांस ने जब रील्स की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत बोला, मुझे लगता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही इंस्टाग्राम की वजह से अपना दिमाग चलाने लगी हो रोज पीटर। पंखुड़ी हल्का सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कभी कभी इंस्टाग्राम चलाती हूँ और इंस्टाग्राम के अलावा तो मेरे फ़ोन में और कुछ है भी नहीं। लेकिन आप तो सारा दिन फ़ोन चलाते हो ना जान, ऐसे में तो फिर आपका दिमाग चलता नहीं बल्कि भागता होगा। प्रांस ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि उसे पंखुड़ी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उसे जवाब देती ही कहाँ थी, लेकिन यहाँ तो अब वो करारे करारे जवाब देने लगी थी। उसकी रोज पीटल अब सच में थोड़ी तेज होने लगी थी। तकरीबन और 15-20 मिनट में वो अच्छे से रेडी हुआ और फिर पंखुड़ी के साथ बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन अचानक ही पंखुड़ी बोली,
बस 1 मिनट, ये बोलकर वो तुरंत क्लोजेट के साइड में आई जहाँ पर एक बहुत बड़ा सूटकेस रखा था। प्रांस की नज़र तो अब तक उस सूटकेस पर गई ही नहीं थी। पंखुड़ी वो सूटकेस लेकर प्रांस के पास आई और बोली, ये मुझसे उठाया नहीं जाएगा, प्लीज़ आप इसे उठा लीजिए ना जान। प्रांस हैरानी से बोला, लेकिन इसमें है क्या? पंखुड़ी जल्दी से बोली, पहले आप इसे उठाइए तो सही, उसके बाद बताती हूँ। आप मेरे साथ नीचे तो चलिए, वहीं पर सबके सामने बताऊंगी। प्रांस का दिल जोरों से धक धक करने लगा। कहीं पंखुड़ी उसे छोड़कर मायके जाने का तो नहीं सोच रही। अगर सच में ऐसा हुआ तो वो प्रलय को नहीं छोड़ने वाला था। वो पंखुड़ी के साथ नीचे आया। उसके हाथ में सूटकेस देखकर रागिनी हैरान रह गई थी। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करवा रही थी। आश्रय और पंक्ति बाहर गार्डन एरिया में थे। ब्रेकफास्ट से पहले आश्रय पंक्ति को थोड़ा वॉक करवा रहा था। वो भी अब अंदर की तरफ आया। प्रांस के हाथ में इतना बड़ा सूटकेस देखकर उसे भी हैरानी हो रही थी। रागिनी जोरों से चिल्लाई, सृष्टि सृष्टि। उसका चिल्लाना सुनकर सृष्टि तुरंत अपने रूम से बाहर निकली और सृष्टि के पीछे पीछे प्रलय भी बाहर आया। सृष्टि बाहर आई और मुंह बनाते हुए बोली, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो रागिनी? ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई। जब उसने खुद प्रांस के हाथ में इतना बड़ा सूटकेस देखा, वो तुरंत आगे आई और फिर एक नज़र हैरानी से पंखुड़ी को देखकर बोली, तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो खुद तुम दोनों का हनीमून वगैरह अरेंज करवाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे ससुर जी की फालतू की हरकतों में फंसी हुई हूँ। उनका ख्याल रख रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अब अगर तुम दोनों ने ही अरेंजमेंट कर लिया तो ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। पंखुड़ी ने एक नज़र प्रलय की तरफ देखा और फिर वापस सृष्टि की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं सासू माँ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। प्रांस ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सृष्टि के साथ साथ बाकी सब भी दंग रह गए। पंखुड़ी अब थोड़ा मायूस होकर बोली, इस घर में मेरा रहने का क्या फ़ायदा? सब यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर को ही मैं याद नहीं तो मैंने सोच लिया है कि मैं जान के साथ इस घर से चली जाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ग्रोवर मेंशन चली जाऊंगी, जान यही रहेंगे, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो अब मेरा मतलब है हम दोनों ने ही डिसाइड किया है कि हम दोनों फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ससुर जी को कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं उनकी आंखों के सामने बार बार आऊँगी तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो अपने दिमाग पर लोड डालेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। प्रलय जो पीछे की तरफ खड़ा था वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, दिमाग के लोड की ऐसी की तैसी, तुम तो रुको भिंडी सी कहीं की, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ये बोलते हुए वो अब आगे की तरफ आया और पंखुड़ी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। मतलब उसके ससुर जी को अब सब कुछ अच्छे से याद आ गया था। अब उसके कान में डॉक्टर की कही बात गूंजने लगी, जब सास ससुर कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगे ना, तो उन्हें बेटे के साथ घर छोड़ने की धमकी दे दो। सास ससुर की इस जन्म की तो अक्ल छोड़ो, पिछले 7 जन्मों की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। प्रलय उसके पास आया और उसके सूटकेस पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर को छोड़कर जाने की? हाँ, उस दिन तो बड़ा लेक्चर दे रही थी तुम प्रांस को कि उसे जहाँ जाना है वो जा सकता है, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, और आज खुद उसे अपने साथ लेकर जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? पंखुड़ी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी मैं आपको याद आ गई। प्रलय एक पल के लिए शॉक्ड रह गया, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें मैं भूल सकता हूँ क्या? पंखुड़ी नाक सिकोड़ कर बोली, भूल तो गए थे, लेकिन अब मैं आपको फिर से याद आ गई, या फिर आप मुझे परेशान कर रहे थे? अभी तक तो आपको कुछ याद नहीं था, लेकिन मेरे इस घर को छोड़कर जाने की बात कहते ही आपको सब याद आ गया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे ससुर जी? प्रलय हड़बड़ा गया। अगर गलती से भी उसने हाँ बोल दिया तो बेशक से पंखुड़ी यूं तो घर छोड़कर जाती ना हो, लेकिन उसकी बात पर तो ज़रूर चली जाएगी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मुझे ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें कोई ड्रामेबाज नज़र आता हूँ क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने की?
तुम सारा दिन ड्रामा करती हो तो तुम्हें क्या लगता है कि बाकी सब भी ड्रामा करते रहते हैं क्या? हाँ नहीं तो। पंखुड़ी उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, पहले तो मुझे सिर्फ शक हो रहा था ससुर जी, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो रहा है। पर मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं सासू माँ से पूछूंगी, क्योंकि सासू माँ मुझे कभी झूठ नहीं बोलती हैं, है ना सासू माँ? ये बोलते हुए वो सृष्टि की तरफ आई। सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बाकी सबकी नज़रें भी प्रलय पर ही टिकी थी, जैसे नज़रों ही नज़रों में उससे कह रहे हों कि और ले लो पंगे। अब मासूम सी पंखुड़ी इतनी भी मासूम नहीं रही कि उसे पागल बनाया जा सके। सबकी नज़रें अब पंखुड़ी पर आ गई थी। वहीं पंखुड़ी सृष्टि के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, सच सच बताइए सासू माँ, क्या ससुर जी मुझे पागल बना रहे थे? उन्हें मैं याद थी, लेकिन वो जानबूझकर मुझे भूलने की एक्टिंग कर रहे थे। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया ना सासू माँ, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आपको मेरी कसम, आप मुझे सब कुछ सच ही बताइएगा। ये बोलकर उसने सृष्टि का हाथ अपने सिर पर रख दिया तो सृष्टि तो हैरान रह गई। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, लेकिन तुम प्लीज़ नाराज़ मत होना पंखुड़ी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ससुर जी। अभी वो बोल ही रही थी कि पंखुड़ी ने अब उसका हाथ अपने सर से हटाया और बोली, नहीं सासू माँ, अब आप कुछ मत कहिएगा। आपको पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था, कितना रोना आ रहा था कि ससुर जी को बाकी सब याद है, वो सड़ी सी भिंडी भी याद है, लेकिन मैं नहीं याद, जो उनको इतना प्यार करती है। उन्होंने आपसे सावित्री के बारे में पूछा था जब वो खिचड़ी खा रहे थे कि खिचड़ी सावित्री ने बनाई है क्या? मतलब उन्हें हर कोई याद था, लेकिन मैं याद नहीं थी। आप कुछ सोचिए मुझे कितना बुरा लगा होगा। और अब मुझे पता चल रहा है कि वो सच में मुझे नहीं भूले थे, बल्कि ड्रामा कर रहे थे। ऐसा कोई करता है क्या? अब मैं भी आप लोगों से बात नहीं करूँगी, किसी से बात नहीं करूँगी, बस अपनी जान से बात करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा, वरना वो मुझे कब का बता देते। कितना रो रही थी मैं उनके सामने, और वो मुझे बड़ी मुश्किल से चुप करा रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि ये सब ड्रामा है तो वो मुझे रोने भी नहीं देते। उन्हें तो मेरी आंखों में एक आंसू। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय फटाक से बोला, गलतफहमी में हो तुम, माना मैंने ड्रामा किया। हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा था और पता नहीं क्यों मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने तुम्हें झूठ बोला। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पति इस ड्रामे में शामिल नहीं था तो तुम पूरी तरह से गलत हो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी शॉक्ड रह गई। वहीं प्रांस के होश उड़े हुए थे। वो गुस्से से प्रलय की तरफ देख रहा था, जिसकी खुद की लंका तो लगी ही लगी। उसने प्रांस की बैंड भी बजाकर रख दी थी। वो जल्दी से पंखुड़ी के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, देखो रोज पीटल, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम हर्ट हो जाओगी ये सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया। आई एम सो सॉरी। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। सबने उससे झूठ बोला, इस बात पर उसे सच में बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी जान ने भी उससे झूठ बोला ये जानकर तो जैसे उसकी तकलीफ 100 गुना बढ़ गई थी। उसने प्रांस के हाथों को अपने कंधे से हटाया और बोली, अगर मैं आपसे कुछ चीज़ छुपाती तो आप मुझसे इतना नाराज हो जाते जान, कि आपको मनाने के लिए मुझे पूरी दुनिया भर का जोर लगाना पड़ता। और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ सब झूठ बोलते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जाइए, अब मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। प्रांस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पंखुड़ी तो रूम में जाकर दरवाज़ा भी बंद कर चुकी थी। अब प्रांस ने वापस प्रलय की तरफ देखा। प्रलय तुरंत बोला, अगर उसे बाद में पता चलता तो उसे ज़्यादा तकलीफ होती, इसलिए मैंने अभी बता दिया। प्रांस दांत पीसते हुए बोला, सीरियसली डैड, आपके मज़े के चक्कर में हम सबको सज़ा मिल रही है। प्रलय इरिटेट होते हुए बोला, अरे यार, हो तो गई गलती, अब मुझे क्या पता था कि वो इस बात को इतना अपने दिल पर लगा लेगी। सृष्टि भी उसे घूरते हुए बोली, ये जानने के बावजूद भी कि वो कितनी ज़्यादा नाजुक दिल की है, कितनी ज़्यादा इमोशनल है, आप ये बात बोल रहे हैं डिस्ट्रॉयर? सीरियसली आपको सच में अभी भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही?
प्रलय एक गहरी सांस लेकर बोला, रियलाइज हो रही है मैं खुद उसे हर्ट नहीं देख सकता, लेकिन अब तुम ही बताओ मैं उसे कैसे मनाऊं। प्रांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, एक तो वैसे ही उसकी तबीयत खराब है और ऊपर से ये सब, ओ गॉड अब मैं क्या करूँगा। उसकी बात पर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, उसकी तबीयत खराब मतलब क्या हुआ है उसे? मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन तुम कह रहे हो कि उसकी तबीयत खराब है, क्या मतलब है इसका? प्रांस एक गहरी सांस लेकर बोला, वो एक्चुअली कल रात उसे ओमेट, अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। पंखुड़ी को नाराज होते हुए देख सबका चेहरा मायूस हो गया था, लेकिन पंखुड़ी प्रेग्नेंट है ये सोचकर ही सबका चेहरा खुशी से खिलने लगा था। रागिनी जल्दी से आगे की तरफ आई और सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम तो एक साथ दो दो बार दादी बनने वाली हो। प्रांस जल्दी से बोला, होल्ड ऑन रागिनी चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर हुआ भी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इस बारे में पंखुड़ी से बात तक नहीं करेगा। वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकती, अगर उसे पता चलेगा कि ऐसा वैसा कुछ है तो वो खुश होने लग जाएगी, लेकिन मुझे उसे कोई उम्मीद नहीं देनी, क्योंकि मैं ना इन सब चीज़ों के लिए अभी रेडी हूँ और ना ही शायद कभी हो पाऊँगा। आई होप आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। उसकी बात पर सब लोग हैरान रह गए थे, कहीं ना कहीं सबके दिल में उम्मीद थी कि जल्दी ही आश्रय और पंक्ति की तरह प्रांस और पंखुड़ी भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तो प्रांस ने सबके होश ही उड़ा दिए थे। सृष्टि झट से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो प्रांस, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? ये तो ज़रूरी है ना बेटा। प्रांस उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, कोई ज़रूरी नहीं है मॉम, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये कौन सी बुक में लिखा है कि एक कपल के बच्चे होने ज़रूरी हैं? हम बच्चों के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। ये एक कपल का पर्सनल डिसीजन होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में बच्चे चाहिए या नहीं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा पैदा करना ही है। आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस इन माई लाइफ। मेरे लिए मेरी रोज़ पीटल काफ़ी है, मैं पूरी ज़िंदगी बस उसे संभालना चाहता हूँ। दैट्स इट। और मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे, प्लीज़ आप पंखुड़ी को इन सब चीज़ों से दूर ही रखिएगा। ये बोलकर अब वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया ताकि पंखुड़ी को मना सके। वहीं बाकी सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए थे। सृष्टि प्रलय की तरफ देख रही थी और प्रलय खुद शॉक्ड नजर आ रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रांस की फैमिली प्लानिंग को लेकर ये सब सोच होगी। वो सृष्टि के पास वापस आया और बोला, इट्स ओके, अगर अभी वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो जस्ट लेट इट बी। ज़रूरी तो नहीं ना यूनिवर्स कि वो अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, अभी से ही फैमिली प्लानिंग करने लगे, अभी उन्हें अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करने दो। सृष्टि एग्जॉस्टेड फील करते हुए बोली, आई डोंट नो मैं आपसे क्या कहूँ डिस्ट्रॉयर, लेकिन मुझे उसका ये डिसीज़न बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से पंखुड़ी की नाराज़गी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे मनाऊं कैसे। तभी पंक्ति बोली, छोले भटूरे या फिर राजमा चावल। पंखुड़ी भाभी की नाराज़गी इन दो चीज़ों के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती। मुझे लगता है आपको यही ट्राई करना चाहिए सासू माँ। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ये दोनों चीज़ खाने का मन कर रहा है। उसकी बात पर पंक्ति ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। आश्रय उसकी तरफ देखता ही रह गया। सिर्फ उसकी पंखुड़ी भाभी का नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी का दिमाग भी आजकल काफ़ी तेज चलने लगा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।